नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। हम तो पूछेंगे कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी जी। आइए इनसे हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पर जातीय जनगणना को लेकर के। आखिर जातीय जनगणना को लेकर के इनका क्या मतलब कि मंतव्य है, ये क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। मनोरंजन जी, खबरी में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जो मेरे पास है इस कार्यक्रम को लेके, इसके लिए धन्यवाद। जो जातीय जनगणना अभी बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से जो पारित की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जनगणना तो का इतिहास बहुत पुराना है। जनगणना बहुत समय से होते आया है और भारत सरकार जनगणना जब से कर रही है, बिहार सरकार या कोई राज्य सरकार का कोई अपना अंग नहीं है। ये जो भी होता है वो देश के कानून से ही होता है और भारत सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। तो भारत सरकार तो बोल दिया कि नहीं जातीय जनगणना बता रहे हैं उसके बारे में। भारत सरकार के अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो जनगणना का कानून बना, तो उस कानून के हिसाब से 1951 में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई। अभी 15वां जनगणना का कार्यक्रम 2011 में हुआ है। अभी जो जनगणना होगा वो 21 में होना था, प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना काल के चलते वो जनगणना हो नहीं पाया है, इसलिए अभी वो प्रस्तावित है। अभी कब तक होगा इसमें सरकार लापरवाह है। और जो 11 वाला जनगणना जो हुआ वो आर्थिक, सामाजिक और जातिगत तौर पे जनगणना ये पहली बार हुआ, जिसका डाटा सरकार को उपलब्ध है, लेकिन वो उसको लागू नहीं करना चाहता है। ये सरकार की नाकामी है, उसको लागू नहीं करना चाहते। नहीं, वो तो ठीक है। मेरा सवाल ये है कि जो जातीय जनगणना पूरे भारत में कहीं भी मतलब कि नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से, विपक्ष तो धावा बोल ही रहा था कि नहीं हमें जातीय जनगणना चाहिए, हमें जातीय जनगणना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के बिहार सरकार ने पारित किया। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जाति पारित नहीं, ये सरकार के पास गया है। यहाँ का प्रतिनिधिमंडल जो भी विपक्ष का और पक्ष वाले भी सरकार को जाके वहाँ अपना ज्ञापन दिए हैं कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया 2011 के जनगणना के अनुसार, वो तो 11 कहने के लिए था, वो जनगणना 16 तक हुआ है। 2011 का जो जनगणना था वो 16 तक हुआ और उसको बहुत लेट लतीफ़ दिया गया। उसके बाद जब आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया तो उसको धरातल पर क्यों नहीं ला रहे हैं, उसका डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, उस डाटा के हिसाब से कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? ठीक है, क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, पूर्व की व्यवस्था है और देखिए उसमें जाति का संबंध है तो केवल जाति नहीं है, उसमें आपको जैसे उभय लिंग लोग होता है, कोई विकलांग हुआ, कोई दृष्टिबाधित हो गया, कोई ये आपको लिंग में जो कि उभय लिंग भी एक आता है, मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बाद भी एक लिंग, इस सभी के लिए नियम और कानून बनाने के लिए कि महिलाएं की संख्या कितना है, पुरुष का संख्या कितना है। जब तक संख्या आपको मालूम नहीं होगा उसके लिए बजट महिला और पुरुष की बात नहीं हम कर रहे हैं आपसे। हम कह रहे हैं कि पंडित लोग कितना है, यानी कुर्मी लोग कितना है, जादव जी लोग कितना है। ठीक है, वो ये जनगणना की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, ये भी एक जनसंख्या का उसमें आता है, उसका अंग है। लेकिन जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, उसमें सभी जाति के लोगों को रखा गया है और सबका अलग अलग डाटाबेस तैयार हुआ है। इसमें बहुत सारी परेशानियां होंगी। देखिए, उसमें जो भी आरक्षण का लाभ लेने वाला लोग है पूर्व से, उसमें बहुत सारा उसमें डिवाइडेशन होगा, क्योंकि अभी जो अल्पसंख्यक का लाभ ले रहा है तो वही ओबीसी का लाभ ले रहा है, वही तो SC/ST का, वही अल्पसंख्यक का हम बात करते हैं। तो क्या जब जातीय जनगणना से सरकार क्या साबित करना चाहती है? पहले तो अल्पसंख्यक मतलब कि मुस्लिम को या ईसाई को कहा जाता था, लेकिन क्या जब जातीय जनगणना की जाएगी और उसके अंदर जो जात सबसे कम आएंगे, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण लोग कम आ जाते हैं, तो क्या ब्राह्मण को आरक्षण दी जाएगी? देखिए, अगर सिस्टम से काम हो तो अगर ब्राह्मण की, हम भी जान रहे हैं कि यहाँ ब्राह्मण, इस स्टेट में भी ब्राह्मण अगर अभी उसको लागू कर दिया जाए उस रिपोर्ट को, तो उसमें ब्राह्मण अल्पसंख्यक में आ जाएगा। हमारी अपनी ये है, लेकिन हकीकत भी है। और ब्राह्मण ही नहीं, और कुछ जातियाँ जो हैं वो उस क्राइटेरिया में आ जाएगा और सरकार ये देना नहीं चाहती। उसको जो फैसिलिटी देना है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को,
वो सुविधा उनको देना नहीं चाहती, इसीलिए उसको लागू नहीं कर रही है। हमारा तो 1947 से तो आप ही ना है, आप क्यों नहीं लागू किए उसे? देखिए, हमारे समय से 1951 में ये 48 में कानून बना और 51 से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये जनगणना होती है। हमारे सिस्टम में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना होता नहीं था। हमारा जो सरकार था, हमारी जो सरकार हमारे पर आरोप लगता है, उस समय तो समानता का अधिकार, जो भी समानता की बात करता था, आज न विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, आज इस सरकार में विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। वहाँ बैठे बैठे किसी भी जाति को एससी में कर दिया जा रहा है, किसी को एसटी में कर दिया जा रहा है, चुपचाप, न इस रिपोर्ट के आधार पर नहीं, इस जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर नहीं, अपने आप। तो सरकार वोट बैंक बनाना चाहती है, ये जो सरकार है। और हम लोग की जो यूपीए सरकार और पूर्व के सरकारों की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह की राजनीति नहीं करता था। नहीं, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ है कि क्या साबित करना चाहती है सरकार, जातीय जनगणना से क्या फायदा होने वाला है? हमको तो लगता है कि दबदबा बढ़ जाएगा, पूरे लोग जान जाएंगे कि पूरे भारत में इतने % हम कुर्मी है या यादव हैं या ब्राह्मण है या राजपूत हैं या अदर जो भी हैं, क्या तो और दबदबा बढ़ जाएगा? दबदबा बढ़ेगा, लेकिन उससे पार्टी को फायदा होगा। उसको लग रहा है, इस राष्ट्रीय पार्टी जो भी सरकार में है, उसको लग रहा है कि हम इस तरह की विकेंद्रीकरण की राजनीति करेंगे तो हमको फायदा होगा। लेकिन मेरा कहना है, मेरा अपना कहना है कि अगर आर्थिक रूप से जनगणना हो, जो उसमें एक पार्ट था 2011 के जनगणना में, एक पार्ट था कि आर्थिक और सामाजिक, तब जाति, ठीक है। और आर्थिक रूप से अगर जनगणना का प्रारूप लागू हो और उसको लागू किया जाए तो वो बहुत बेहतर साबित होगा, न कि जाति के आधार पर, न कि सामाजिक आधार पर। उसको आर्थिक रूप में अगर किया जाए, मान लीजिए किसी भी जाति और धर्म संप्रदाय के कोई भी बच्चा हो, यूथ हो या कोई भी नीडी व्यक्ति हो, पढ़ने वाला हो या बिजनेस क्लास का लोग हो, वो आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मतलब जो मतलब आरक्षण है, आरक्षण आपका यही कहना है कि आर्थिक हिसाब से मतलब कि देना चाहिए, देना उचित। देखिए, आर्थिक SC ST में जो आते हैं उसमें भी अमीर लोग हैं, मतलब वही, मतलब देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसी का मतलब कि मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। उसमें है कि मान लीजिए कि SC ST का किसी को दिया गया ना, तो पैमाना रखिए कि आप उसका मासिक इनकम या साल का इनकम 8 लाख, जो कि हम EWS जैसा एगो प्रावधान आया कि अभी सवर्णों के लिए 10% का जो आरक्षण की बात है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, न कि केवल ब्राह्मण, भूंजार, राजपूत, उसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं। कहने के लिए होता है सवर्ण का लोग हल्ला करता है। उसमें जैसे क्राइटेरिया बनाया गया है कि इसमें साल का 8 लाख का जिसका इनकम होगा, जिस परिवार का, उसको हम EWS का लाभ देंगे, उससे कम वाले का, ज़्यादा का होगा तो नहीं। उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि मतलब पूरा 100% में जो भी किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय का हो, लेकिन आर्थिक स्थिति से वो कमज़ोर हो, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। न कि SC ST का लड़का, उसके पिता मंत्री हो गए, विधायक हो गए, जज हो गए, कलेक्टर हो गए, और उसके बेटा को भी और उसके परिवार के सदस्य को भी आप उस आरक्षण के क्राइटेरिया में रखें। इसका क्या माने मतलब है? तब तो एक आदमी अमीर से अमीर होता जाएगा और जो स्वर्ण क्लास या बहुत फॉरवर्ड क्लास कहने वाले अपने आप को, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग पीछे जाते चले जाएंगे। तो ऐसे तो सरकार व्यवस्था नहीं चलेगी ना। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक पंचायत की जब चुनाव होती है तो उस समय गिना जाता है, काउंट किया जाता है कि कौन सा जाति का कितना वोट है, और उसके बाद तब मैदान में कूदा जाता है। लेकिन अब तो हमको लगता है कि विधानसभा, लोकसभा का काउंटिंग अलग अलग लोग कर लेंगे कि मेरे जाति का इतना वोट है और कूद जाएंगे। तो अब क्या होगा? सवर्ण कहाँ जाएंगे? क्या सवर्ण का तो संख्या है नहीं, तो क्या ये अब राजनीति छोड़ देंगे क्या? देखिए, वो तो सवर्ण तो खैर हाशिए पे आ ही गए हैं राजनीति में, चाहे वो पंचायत की राजनीति हो, विधानसभा का या लोकसभा का, कोई भी राजनीति हो, देश लेवल पे, राष्ट्रीय, राज्य और पंचायत में सवर्ण तो सब जगह से पीछे, क्योंकि जो आपने कहा कि अल्पसंख्यक क्राइटेरिया में ही सवर्ण आ जाएंगे, तो आ जाएंगे अगर उसको लागू किया जाता है। ऐसे ही अल्पसंख्यक है, वो सभी जगह कम संख्या में है, वो लोग हाशिए पर आ गए हैं और कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, हमको ये लगता है। वही तो मतलब आप तो अब अल्पसंख्यक में आपको दिया नहीं जाएगा, ऐसे भी आप काउंटिंग में आप अल्पसंख्यक रहेंगे, उसके बाद आरक्षण भी आपको नहीं मिलेगा, आपको अल्पसंख्यक का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या होने वाला है देश का?
देश में बहुलता, हमको तो इसका मानसिकता, इस सरकार की मानसिकता के हिसाब से यही कहेंगे कि जो बहुलता वाले जातिगत लोग होंगे, जिस जाति का बहुलता होगा इस प्रांत में और इस राष्ट्र में, उसका बोलबाला होगा। आप देखिए अभी वैश्य के लोग प्रधानमंत्री हैं, वैश्य गृह मंत्री जी आते हैं। अभी आपके यहाँ क्या बोलते हैं, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं यहाँ हमारे विपक्षी पार्टी के जो सरकार में हैं, देखिए यहाँ का जो सरकार, मान लीजिए अब लोग कहता है भाजपा के बारे में, भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्ड क्लास की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। तो आप बताइए, जिसने जनसंघ, ये जो आपका 80-85 में ये पार्टी का निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी, इसके पूर्व में जनसंघ हुआ करता था, एक संगठनिक ढांचा था। उसको परिणत करने वाले भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले जो लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो तो अब नहीं रहे, लेकिन आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे बहुत सारे नेता जो हमारे सवर्ण के थे, उन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया और इसको सींचने का काम किया। और आज मलाई आप देखिए कौन खा रहा है। आज मलाई खाने वाला लोग, बहुत सारा लोग, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनके बारे में एक स्टेटमेंट देने वाला कोई नहीं है। उनके जन्मदिन पर उनके घर चले जाना, वो सब मार्गदर्शक में चले गए। देखिए मार्गदर्शक का मतलब, अब तो हम मार्गदर्शक का फुल फॉर्म और परिभाषा नहीं देना चाहते हैं कि आज वो कहाँ हैं, लेकिन ऐसा अगर अपने ऊपर सोचा जाए कि हमारे गार्जियन, हमारे बाबा परदादा या मेरे पिताजी हमको इस धरती को देखने का मौका दिए, चाहे इस जीवन में हमको लाने का काम किए, और आज हम उनको भूल जाए, तो सेम वही बात हो रही है उस पार्टी। तो वंशवाद नहीं ना चलाना है बीजेपी को। बीजेपी का कहना है कि हम वंशवाद नहीं, यानी जो प्रधानमंत्री रहेगा उसका लड़का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आडवाणी जी के बेटी को प्रधानमंत्री बना दीजिए या उनके कोई संबंधी को आप गृह मंत्री बनाए। हम ये नहीं, हम कम से कम ये कह रहे हैं कि जिसने अपने खून पसीने से उनको सींचा उस पार्टी को, उनको आप कहाँ रखे हैं, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। वो अभी कहीं नहीं है, ये वास्तविकता है। उन लोगों को सभी जगह से साइड किया जा रहा है, और टोटली ये सरकार वो बीजेपी का संगठन नहीं, आरएसएस, बजरंग दल, बीपीएन चला रहा है। मतलब आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी लोग, जसवंत सिन्हा, सारे लोग निकले नहीं, निकाल दिए गए। आप कहिए ना। एकदम निकाल दिए गए हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय, देखिए मीडिया तो खैर राष्ट्रीय चैनल किस परिस्थिति में काम कर रहा है इस पर भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुर्भावना क्या होगा हमारे स्वर्णों के लिए, बताइए। तो स्वर्ण के है, लेकिन ये भी अब कांग्रेस पार्टी के भी तो वही अब नतीजा, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ठीक है, देखिए हम लोग अपने विचारधारा से समझौता करने वाले लोग नहीं है। हमारी पार्टी की मानसिकता है, हमारी पार्टी न जात पे वोट मांगती है न जमात पे वोट मांगती है। हमारी पार्टी का नाम है, मैं काम किया हूँ। आज तक जितना भी नियम और कानून हमारे पार्टी ने बनाया, इस देश के सुरक्षा के लिए बनाया, इस देश के हित के लिए बनाया, उस पर कोई भी आता है तो अमल करता है। लेकिन आज जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके बोलते हैं बाहर मीडिया में कि हम लोग पर दबाव है, तो लोकतंत्र खतरा में है कि नहीं? हमने संविधान बनाया, कानून बनाया। अच्छा, यदि दबाव रहता तो आज नूपुर शर्मा को फटकार मिलती क्या सुप्रीम कोर्ट से? देखिए फटकार मिल जाना, देखिए फटकार मिल जाना, उन पर कार्रवाई हो जाना। एक नूपुर शर्मा के बयान से, आप सीमांचल प्रदेश में रहते हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पे हैं, रक्सौल में कौन मामला हुआ, रक्सौल में भी बहुत सारे नारे लगे नूपुर शर्मा के बयानों पर, और उसका परिणाम क्या निकला? 2 हत्याएं हुई, उदयपुर में घटना हुआ, और उदयपुर में घटना हुआ तो वो सक्रिय बीजेपी का सदस्य था, उन्होंने बाकायदे मंत्री के सामने उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया था भाजपा का। कुछ दिन पहले वो चुनाव में सक्रिय रहे थे, वहां के चुनाव में। वैसा व्यक्ति जब वो हत्या करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका मानसिकता क्या है उस पार्टी का, क्योंकि चुनाव होने वाला है राजस्थान में। कोई उपद्रव फैलाया जाए, किसी तरह का बात किया जाए कि उसको हम मुद्दा बनाए, क्योंकि रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, समाधान तो युवाओं का कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा क्रिटिकल मुद्दा, उस तरह का हाईलाइटेड मुद्दा उठाया जाए, उसी को लेकर चुनाव में आ जाए। कुछ करने के लिए उनके पास तो था नहीं। और देखिए अब वो तो पकड़ा गया, ये झूठ पकड़ा गया, तो अब पूरा एक्सपोज हो रहे हैं।
नहीं, और सभी जगह पूरा देश में हम लोग बैनर लगाने का काम किए हैं। जो बैनर लगाने से आजकल कुछ होने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी महंगाई चरम पे है, फिर भी बीजेपी ताल ठोक कर नंबर 1 में आती है। हम लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ होने वाला है नहीं, हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी संघर्ष में विश्वास करता है। राहुल गांधी जी का कहना है कि हम झूठ बोलकर अगर प्रधानमंत्री या इस देश का नेतृत्वकर्ता नहीं बनना चाहते हैं, मैं सच बोलते रहूंगा अपने मरने के दिन तक। ठीक है, सत्ता से लोभ मोह माया नहीं है। अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता, सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनना होता, तो यूपीए 1 और 2 में मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री ने पद का गरिमा, देखिए पद का उन लोग को कोई लोभ लालच नहीं है। जो किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर दे, हमारे मनमोहन सिंह जैसे कार्यकर्ता को प्रोजेक्ट करके प्रधानमंत्री बना, उनको पद का लोभ लालच राहुल जी नहीं। उतना मतलब परिवक्त थे नहीं, और उसके बाद सोनिया जी को बनना था नहीं, राहुल तो वही ना विकल्प था। विडंबना है। हाँ। देखिए राहुल गांधी जी इस विश्व के सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए व्यक्ति हैं। तो पप्पू क्यों कहा जाता है? मैं बता रहा हूं ना, वही उसका जवाब उस पे आता हूं। और साल में 3-4 बार वो विदेश में जाके IITN जो बच्चे होते हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, ये सब टाइप का जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जाके 8-8 घंटा अभिभाषण देते हैं, बच्चे को प्रेरणा देते हैं पढ़ने का और लेक्चर देते हैं। और हमारी हिंदुस्तानी मीडिया उनको पप्पू कहता है। इसका कारण है मीडिया को कॉरपोरेट घराना चला रहा है। आप समझिए कंक्लूजन को। बहुत सारे मुख्य न्यूज चैनल जो हैं आपके राष्ट्रीय चैनल, उनके मालिक जो हैं आपके उस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। मैं बताना चाहता हूं, पहले सुन लीजिए उस बात को। अभी हाल के दिनों में एक DNA चलता है, खबर आता है जी न्यूज पे, उन्होंने माफी मांगा है। सुधीर चौधरी का जो कार्यक्रम था, राहुल गांधी जी केरल में गए थे और वहाँ रैली कर रहे थे, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ था। उस पर वो बयान दिए वहाँ कि ठीक है उसको माफ किया जाए, बच्चे लोग हैं, ठीक है गलती हो गया, तोड़फोड़ किया, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है, FIR नहीं करना है, बच्चे थे। उसको उस क्लिप को काट के उसने बड़े राष्ट्रीय चैनल में, राष्ट्रीय चैनल है, उसको दिखाएगा कि उदयपुर के जो हत्यारा है उसके लिए राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वो बच्चे उनको माफ कर देना चाहिए। उसके लिए वो माफी मांगा, 4 बार शो में दिन भर आके माफी मांगा। उसमें 2 आदमी को हटाया गया उस न्यूज चैनल से। देखिए प्रोपगंडा है। ठीक है सेट होता मनोरंजन है। जी, आप भी जब धरना प्रदर्शन करते हैं, जो भी 10, 20, 25, 50 आपके पास जो भी कार्यकर्ता आकर जब धरना करते हैं, तो वो मीडिया ही दिखाने के काम करती है। हम आप पे आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं। हम सभी पत्रकार और सभी पत्रकार बंधुओं और सभी न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया के लोगों को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग बिक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर आपको हम बात बताएं, अब उसका क्लिप दिखा सकते हैं। वो DNA जो होता है, ठीक है, जी न्यूज मिला जाके जुला- माफी मांगा जी, कि जी, राहुल गांधी के मतलब- वक्तव्य को हम गलत हो गया हमसे, हम माफी मांगे। मतलब मिला जुला कर कहिए तो जातीय जनगणना सही नहीं है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जाति के आधार पर नहीं है, आर्थिक आधार पे अगर जनगणना हो तो वो सबसे बेटर रहेगा सभी के लिए, सभी वर्ग और जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए। सर्वसम्मति में कांग्रेस पार्टी ने भी तो समर्थन किया है ना बिहार में। देखिए कांग्रेस पार्टी देखिए अभी अलग है, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी कहीं गई नहीं है, RJD जो मुख्य पार्टी है वही गई है। कांग्रेस का आप कहीं प्रोपगंडा हमको नहीं दिखा दीजिएगा, कोई भी कांग्रेस पार्टी नहीं गई कि उसको लागू। कांग्रेस पक्ष में नहीं है जातीय नहीं जनगणना नहीं, को देखिए लेकर। कांग्रेस मेरा विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है कि आर्थिक रूप से किसी भी क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग समान अधिकार है। तो अर्थ के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से अगर जनगणना और उसका लागू किया जाए प्रोफॉर्मा, किसी भी जाति संप्रदाय का लोग हो, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको मदद मिलना चाहिए, सरकार से उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसके पक्षधर हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि जातीय जनगणना न कर करके यदि आर्थिक रूप से जनगणना की जाती तो सबको लाभ मिलता। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।